हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्या पीठ। चलिए बेटा, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 30 में से 3 या 4 क्वेश्चन, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें से। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे यौगिक की। यौगिक क्या होता है? सिंपली अपन बोले धनायन और ऋणायन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? यहाँ पर यौगिक का। धनायन प्लस ऋणायन ये मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर यौगिक। इसी यौगिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है यहाँ पर साधारण यौगिक। सिंपल कंपाउंड साधारण यौगिक। साधारण यौगिक मुख्यतः एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। सिंपल एक ही धनायन और एक ही ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन फॉर्मेट करते हैं यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड, जो क्या है आपका एक साधारण यौगिक। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्या है, एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का क्या है यहाँ पर ऋणायन। उसके बाद में हम यहाँ पर सेकेंड कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर द्विक लवण। सेकेंड कंपाउंड अपने पास क्या है? यहाँ पर द्विक लवण, जिसे हम बोलते हैं डबल साल्ट। देखिए, द्विक लवण दो साधारण लवणों को, दो सिंपल साल्ट को हम एक साथ वाष्पित करके ठंडा करते हैं। दो साधारण लवणों को एक साथ वाष्पित करके जब ठंडा किया जाता है, दो साधारण लवणों को एक साथ यहाँ पर वाष्पित करके ठंडा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर साधारण लवण हम लेते हैं सममोलर अनुपात में। सममोलर अनुपात, सममोलर अनुपात का मतलब है कि एक लवण एक आ रहा है तो दूसरा लवण भी किस में आता है? एक में। एक अनुपात एक में, यानी ये क्या है आपके सममोलर अनुपात में। जब हम दो साधारण लवणों को एक साथ वाष्पित करके क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, तो यहाँ फॉर्मेट होते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं? द्विक लवण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं यहाँ पर कार्नेलाइट। एग्जाम्पल के रूप में अपने पास क्या है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट यहाँ पर होता है KCl डॉट Mg Cl2 डॉट 6H2। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट, जिसमें हम एक मोल तो लेते हैं किसका? KCl का, और एक मोल किसका लेते हैं? MgCl2 का। ये दोनों को हम इस सममोलर अनुपात में लेकर के एक साथ वाष्पित करके ठंडा करते हैं, तो यहाँ पर डबल साल्ट के रूप में फॉर्मेट होता है अपने पास क्या? कार्नेलाइट। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर डबल साल्ट में फिटकरी, जिसे हम बोलते हैं पोटास एलम। जिसे हम क्या बोलते हैं? पोटास एलम। पोटास का मतलब हम लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट। एलम का मतलब है यहाँ पर हम लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अपने पास फॉर्मूला है इसका K2SO4 डॉट
Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2। अपने पास क्या है यहाँ पर पोटासियम K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। इसे हम बोलते हैं फिटकरी पोटासियम। यहाँ पर भी देखिए K2SO4 का 1 मोल आ रहा है, ऐसे ही Al2SO4 का भी कितना मोल आ रहा है 1 मोल। दोनों को किस में लिया है सममोलर अनुपात में लिया है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं FAS। इसे हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। देखिए बेटा प्रैक्टिकल जब अपन करते हैं 11 या 12th क्लास में तो उस समय हम मानक सॉल्यूशन के रूप में किसको लेते हैं FAS को, फेरस अमोनियम सल्फेट को। इसमें फेरस का मतलब होता है FeSO4 डॉट अमोनियम का मतलब है NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2। ये अपने पास क्या है FAS फेरस अमोनियम सल्फेट। ये तीनों एग्जांपल अपने पास किसके अवेलेबल हैं यहाँ पर द्विक लवण के, जिसमें आपने क्या कहा कि इन दोनों को हम किस में लेते हैं सममोलर अनुपात में। सममोलर अनुपात में लेकर के एक साथ वाष्पित करके क्या करते हैं ठंडा करते हैं, तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है द्विक लवण का। देखिए द्विक लवण की एक खास चीज है, एक विशेष चीज है यहाँ पर। वो विशेष चीज क्या है कि ये केवल अपनी पहचान को केवल और केवल ठोस अवस्था में ही बनाए रखते हैं। केवल और केवल कौन सी अवस्था में बनाए रखते हैं ये अपनी पहचान को ठोस अवस्था में। जैसे ही आप इनको जल में घोलते हो, जैसे ही हम इनको किस में घोलते हैं जल में घोलते हैं, तो ये अपनी पहचान को नष्ट कर देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं। विशेष चीज क्या है, आपने क्या कहा कि ये अपनी पहचान केवल किस में बनाए रखते हैं ठोस अवस्था में। जैसे ही आप इनको जल में घोलते हो, विलयन बनाते हो, विलयन में ये अपनी पहचान को क्या कर देते हैं नष्ट कर देते हैं। कैसे कि जब इनको जल में घोला जाता है तो जल में घुलने पर ये अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ये अपने आयनों में पूर्णतः क्या हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतः अपने आयनों में ये वियोजित हो जाते हैं। जैसे कार्मेलाइट लिया आपने, इसको आप जैसे ही जल में डिसोल्व करते हो तो ये फॉर्मेट करता है K प्लस Mg+2 मैग्नीशियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। पूर्णतः अपने आयनों में क्या हो गया ये वियोजित हो गया। जब पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो रहा है तो ये जल में अपनी पहचान को क्या कर देगा नष्ट कर देगा। अब देखिए बेटा ये जब पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो रहा है तो ये कंप्लीटली इन आयनों के क्या देता है फ्रीली टेस्ट देता है, मुक्त परीक्षण देता है। मुक्त रूप से ये अपने आयनों की क्या देता है परीक्षण देता है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं डबल साल्ट के लिए कि जब दो साधारण लवणों को सममोलर अनुपात में लेकर के वाष्पित करके एक साथ ठंडा करते हैं तो यहाँ द्विक लवण बनता है। ये द्विक लवण केवल और केवल अपनी ठोस अवस्था में पहचान को बनाए रखते हैं, विलयन में या जल में ये अपनी पहचान को क्या कर देते हैं नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जल में घुलने पर ये मुक्त रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, और आयनों में वियोजित हो रहे हैं तो ये मुक्त रूप से इनका क्या देते हैं परीक्षण देते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम यहाँ पर थर्ड कंपाउंड लेते हैं जो अपना चैप्टर का टॉपिक ही है उपसहज संयोजक यौगिक, जिनको एक और नाम से बोला जाता है संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
थर्ड कंपाउंड क्या है अपने पास यहाँ पर, संकुल यौगिक, जिसको दूसरा नाम और अपन क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बेटा ध्यान से, उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पर हम दो या दो से अधिक साधारण लवणों, दो से अधिक साधारण लवणों को वो ही एक साथ वाष्पित करके ठंडा करते हैं। दो से अधिक साधारण लवणों को एक साथ वाष्पित करके क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब इसमें विशेष चीज क्या है यहाँ पर कि ये साधारण लवण यहाँ पर आपके सममोलर अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी। सममोलर अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि ये सममोलर अनुपात में ही हो, यहाँ पर इनको असममोलर अनुपात में भी ले सकते हैं। तो ऐसे साधारण लवणों को हम यहाँ पर वाष्पित करके ठंडा करते हैं, तो यहाँ पर कौन से यौगिकों का निर्माण होता है, संकुल यौगिकों का। अब देखिए अंतर क्या है डबल साल्ट से, द्विक लवण से, वही इसके लिए एक विशेष पहचान क्या है, विशेष पहचान क्या है यहाँ पर कि ये अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को ठोस अवस्था के साथ साथ, ठोस अवस्था के साथ साथ यहाँ पर जल में भी बनाए रखते हैं। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को यहाँ पर ये ठोस अवस्था के साथ साथ ये जल में भी बनाए रखते हैं। जबकि आपके पास जो द्विक लवण थे, वो द्विक लवण केवल और केवल किसमें पहचान बना रहे थे, ठोस अवस्था में। वो जल में अपनी पहचान को क्या कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये ठोस अवस्था के साथ साथ यहाँ पर जलीय विलयन में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। अब क्यों बनाए रखते हैं, क्योंकि जल में घुलने पर, जल में घुलने पर, जल में घुलने पर ये पूर्णतः अपने आयनों में, पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, यहाँ पर आपके पास K4 FeCN6 ये कंपाउंड है, जिसका फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं यहाँ पर 4 मोल KCl की रिएक्शन करवाते हैं FeCN का हॉल्ट वाइज से। K4 FeCN6 जिसको अपन फॉर्मेट करते हैं 4 मोल KCl की रिएक्शन करवाते हैं अपन 1 मोल FeCN हॉल्ट वाइज 2 से। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है, K4 FeCN6 जिसको अपन बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए बेटा, इसको हम किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं। तो जल में घोलने पर ये वियोजित होता है 4 मोल पोटेशियम आयनों में, प्लस 1 मोल ये फॉर्मेट करता है FeCN6-4 आयन। अब अपन यहाँ चाहे कि ये मुक्त रूप से किसका टेस्ट दें, Fe+2 या साइनाइड आयन का, फेरस, या फिर आपके पास यहाँ पर
साइनाइड आयन का ये मुक्त रूप से परीक्षण दे तो ये मुक्त रूप से परीक्षण नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर ये एक संकुल के रूप में पाया जा रहा है, गुरु कोष्ठक के अंदर कर पाया जा रहा है। इसी कंपाउंड को अपन किस रूप में जानेंगे बेटा, यहाँ पर संकुल यौगिकों के रूप में। अब वापिस से देख लीजिए क्या कहा आपने यहाँ पर कि दो या दो से अधिक साधारण लवणों को जो सममोलर अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी, उनको आपने एक साथ वाष्पित करके क्या किया, ठंडा किया, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेट होते हैं, संकुल यौगिक। ये संकुल यौगिक अपनी ठोस अवस्था के साथ साथ अपनी विलयन प्रावस्था में भी क्या करते हैं, पहचान को बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलने पर पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते। ये मुख्य रूप से यहाँ पर एक साधारण आयन देते हैं और एक संकुल आयन का यहाँ पर निर्माण करते हैं। ये संकुल आयन जल में वियोजित नहीं होता और अपने आयनों की मुक्त रूप से परीक्षण नहीं देता। क्लियर? अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपके द्विक लवण और संकुल यौगिकों से कि यहाँ पर द्विक लवण की क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसे ही संकुल यौगिकों की क्या विशेषताएं होती हैं, या फिर द्विक लवण व संकुल यौगिक में कौन से डिफरेंस पाए जाते हैं, कौन से अंतर पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ पे? अब इसी संकुल यौगिक के बारे में इस चैप्टर में आपको पूर्णतः पढ़ना है कि ये कैसे फॉर्मेट होते हैं, कैसा इनका नाम होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की जाती है, कौन सी शब्दावली हम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं, संकुल के बाहर जो आयन है उसको क्या बोलेंगे, अंदर जो है उनको अपन क्या बोलेंगे, ये जो गुरु कोष्ठक के अंतर्गत है इसको अपन क्या बोलेंगे, ये सारी कंप्लीट जानकारी अपने को यहाँ पर ले। क्लियर बेटा? यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर संकुल यौगिकों में प्रयुक्त शब्दावली। संकुल यौगिकों में प्रयुक्त शब्दावली। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रयुक्त अपनी शब्दावली। शब्दावली में अपने पास फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर समन्वय मंडल। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है अपने पास यहाँ पर, समन्वय मंडल। देखिए बेटा, समन्वय मंडल गुरु कोष्ठक के अंतर्गत, गुरु कोष्ठक के अंतर्गत जो चीज अपने पास दिखाई दे रही है, जो चीज लिखी जा रही है, उस कंप्लीट चीज को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, समन्वय मंडल। गुरु कोष्ठक के अंतर्गत यहाँ पर लिखी गई जितनी भी शब्दावली है, जितनी भी चीज है, क्या क्या अपन यहाँ पर लिखेंगे, उन सब को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, समन्वय मंडल। ये समन्वय मंडल यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आयन मंडल, आयनन मंडल, और एक होता है संकुल आयन। समन्वय मंडल में यहाँ पर दो चीज होती है, आयनन मंडल और संकुल आयन। आयनन मंडल जो गुरु कोष्ठक के बाहर उपस्थित है, गुरु कोष्ठक के बाहर जो धनायन हो चाहे आपका ऋणायन हो, गुरु कोष्ठक के बाहर जो जनायन हो या फिर आपका क्या हो यहाँ पर ऋणायन हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, आयनन मंडल। क्यों? क्योंकि इसको जल में घोलने पर ये आयन अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इसके बाद में आता है संकुल आयन। गुरु कोष्ठक के अंदर, गुरु कोष्ठक के अंदर
जो आयन या परमाणु उपस्थित होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? संकुल आयन। गुरु कोष्टक के अंतर्गत जो चीज आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर संकुल आयन। देखिए बेटा, इस संकुल आयन में दो चीज होती है। एक तो होती है यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। एक तो क्या होता है अपने पास यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। एक होता है यहाँ पर लिगेंड। एक क्या होता है? लिगेंड। और इसी लिगेंड के साथ यहाँ पर इसकी क्या लिखी जाती है? संख्या। इसी की क्या लिखी जाती है? संख्या। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु आयन या केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम या आयन। देखिए बेटा, जिसको आपने इस संकुल में किससे शो कर रहा है? कैपिटल एम से। क्या होता है यहाँ पर? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। देखिए, संकुल में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन, वह धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड को अपने रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। संकुल के अंतर्गत लिखा हुआ वह धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड को अपने रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसह संयोजक आबंध का निर्माण करता है। ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, किसमें? अपनी रिक्त कक्षक में, और किसका निर्माण करता है? यहाँ पर उपसह संयोजक आबंध का। देखिए, आपने क्या कहा कि रिक्त कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर यहाँ पर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। और लुईस के अनुसार जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? लुईस अम्ल। यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन किसकी तरह व्यवहार करते हैं? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर ग्रहण करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है? यहाँ पर लिगेंड की कंप्लीट जानकारी लेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस संकुल के अंतर्गत आपने एक तो पढ़ा सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? लिगेंड। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? लिगेंड। देखिए, संकुल में उपस्थित वह उदासीन या ऋणायन, उदासीन या ऋणायन या धनायन जो सेंट्रल मेटल एटम की रिक्त कक्षक में
अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, दान करता है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर लिखें। इस संकुल या गुरु कोष्टक के अंतर्गत लिखी हुई वह स्पीशीज जो उदासीन हो सकती है, ऋणायनिक हो सकती है, धनायनिक हो सकती है, जिसके पास डोनेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस सेंट्रल मेटल एटम की रिक्त कक्षक में डोनेट करके यहाँ पर उपसय संयोजक यौगिक का क्या कर रहा है, आवंत का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर लिगेंड। देखिए इस लिगेंड के पास यहाँ पर एक ऐसा एटम होता है जिसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इसी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली परमाणु की उपस्थिति के आधार पर ही हम यहाँ पर इस लिगेंड को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एटम अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें से डोनेट कर रहा है उस एटम को कहा जाता है यहाँ पर डोनेटर, दाता, परमाणु। डोनेटर या दाता परमाणु। लिगेंड में यहाँ पर एक धनायनिक, उदासीन या फिर ऋणायनिक स्पीशीज होगी और उसमें एक परमाणु होगा जिसके पास क्या होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो डोनेट करेगा यहाँ पर उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर दाता परमाणु। इसी दाता परमाणु की उपस्थिति के आधार पर हम लिगेंड को क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं कि ये एक उपस्थित है कि दो उपस्थित है या तीन उपस्थित है। देखिए आपने क्या कहा यहाँ पर कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की रिक्त कक्षक में अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहे हैं, दान। यानी ये कौन से समूह हुए, दाता समूह है और लुईस के अनुसार दाता समूह है, दाता समूह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उनको क्या कहा जाता है, लुईस क्षार। उनको क्या कहा जाता है, लुईस क्षार। क्या कहा आपने, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे थे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु उनको तो आप बोल रहे थे लुईस आमलेट और जो दाता समूह है यहाँ पर उनको अपन क्या बोल रहे हैं, लुईस क्षार। यानी केंद्रीय धातु परमाणु तो किसका काम करेंगे, लुईस आमलेट का, जबकि लिगेंड यहाँ पर किसका काम करेंगे, लुईस क्षार का। अब देखिए बेटा आपने क्या कहा यहाँ पर कि इस दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम इस लिगेंड को क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। मैंने कहा पहला अपने पास आता है एक दंतुक लिगेंड, डोनेटर लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक इसी शब्द में ही अर्थ है एक दंतुक, यानी कि इसमें कितना दाता परमाणु उपस्थित होगा, एक दाता परमाणु अगर उपस्थित है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड। ये एक दंतुक लिगेंड आपका उदासीन भी हो सकता है, ऋणायनिक भी हो सकता है, तो आपका क्या हो सकता है यहाँ पर, धनायनिक भी हो सकता है। सबसे पहले अपन कौन से लेते हैं यहाँ पर, उदासीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको लिगेंड पर उपस्थित आवेश और उस लिगेंड का नाम लिखना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम आगे इसका नामकरण पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ेंगे या फिर इसमें हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो उस समय अपने को इसके ऊपर उपस्थित आवेश, इसके उपस्थित आपका चार्ज या फिर इसके नाम का पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने पास कौन से आते हैं बेटा यहाँ पर, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। उदासीन में सबसे पहला अपने पास आता है कौन, H2, दूसरा आता है अपने पास NH3, तीसरा अपने पास आता है PH3, चौथा अपने पास आता है PPH3। देखिए यहाँ पर और भी होते हैं, इसमें ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है, दाता परमाणु का, नाइट्रोजन
या अमोनिया में किसका काम कर रहा है, दाता परमाणु का। ऐसे ही यहाँ पर PH3 में फॉस्फोरस किसका काम कर रहा है, दाता परमाणु का। ऐसे ही ट्राइफेनिल फॉस्फीन में यहाँ पर फॉस्फोरस किसका काम कर रहा है, दाता परमाणु का। इन सब में देख लीजिए एक एक दाता परमाणु है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड। देखिए H2O को हम बोलते हैं यहाँ पर एक्वा। H2O को क्या बोला जाता है यहाँ पर, एक्वा। NH3 को हम बोलते हैं यहाँ पर एमीन। NH3 को क्या बोला जाता है यहाँ पर, एमीन। ऐसे ही PH3 को हम बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। ऐसे ही PPH3 को हम बोलते हैं PH3। इसका मतलब है यहाँ पर फेनिल समूह है। ये वाला, इसे हम बोलेंगे फेनिल समूह है। 3 है इसीलिए आपने इसका नाम बोला ट्राइफेनिल। बाकी फॉस्फोरस है तो आपने बोला यहाँ पर फॉस्फीन। ऐसे ही पिरिडीन भी आता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला अपने पास कौन सा है, H2O को हम बोलेंगे एक्वा, दूसरा है NH3 इसको अपन बोलेंगे एमीन, तीसरा है अपने पास PH3 जिसको अपन बोलेंगे फॉस्फीन, चौथा है अपने पास यहाँ पे PPH3 जिसको अपन बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इन सब पे देखिए बेटा यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन रूप में है। जब हम यहाँ पर ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो उस समय अपने को पता होना चाहिए कि इन पे कौन सा चार्ज आ रहा है। सब पे देख लीजिए, सब पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अपन कौन से लेते हैं यहाँ पर, धनायन वाले। धनायन में आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है। धनायन में आपके पास एक एग्जाम्पल याद रखना है, NO+। याद रखना है NO+। ये केवल और केवल जब अपन एक टेस्ट करते हैं पर्शियन ब्लू कलर आता है, उस समय यहाँ पर NO वाला एग्जाम्पल काम में आता है। उसी में इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर नाइट्रोसीलियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसीलियम। इसमें नाइट्रोजन किसका काम करता है यहाँ पर, दाता परमाणु का। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर नाइट्रोसीलियम जब प्लस चार्ज है तो धनायनिक रूप में आएगा, लेकिन यदि इस पर कोई चार्ज न हो तो ये उदासीन के रूप में भी आता है, जहां अपन लेंगे नाइट्रोसील। क्या लेंगे इसे, नाइट्रोसील के रूप में। ऐसे ही और एग्जाम्पल है अपने पास यहाँ पर उदासीन में, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल, जिसमें कार्बन डोनेटर के रूप में आता है। देखिए यहाँ पर धनायन में एक ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन लेते हैं रेनाइन। रेनाइन में बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास एक दंतुक लिगेंड में आते हैं। रेनाइन जिसपे कौन सा आवेश होगा, रेने आवेश। सबसे पहले जितने भी अपने पास क्या है, हेलोजन। जितने भी अपने पास क्या है, हेलोजन। कौन कौन से यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों हेलोजन किस रूप में आते हैं बेटा, यहाँ पर रेनाइनिक मोनोडेंटेड लिगेंड के रूप में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हाइड्राइड आता है, हाइड्रोक्साइड आता है, और एग्जाम्पल देखिए बेटा यहाँ पे NH2 माइनस आता है। इसके अलावा SO4-2 वाला एग्जाम्पल आता है, CO3-2 वाला एग्जाम्पल आता है। ऐसे ही अपने पास आता है CN-, NC-,
HCN माइनस, NCS माइनस, इसके अलावा NH माइनस, N -3 और भी एग्जाम्पल है। देखिए अब ये बात आती है रिनाइनिक लिगेंड। ध्यान रखना रिनाइनिक लिगेंडों के नाम के अंत में ओ लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? ओ। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन अपन बोलेंगे यहाँ पर फ्लोरिडो, क्या बोलेंगे इसे? फ्लोरिडो। ऐसे ही Cl को अपन बोलेंगे क्लोरिडो, क्या बोलेंगे? क्लोरिडो। ऐसे ही इसे Br को बोलेंगे ब्रोमिडो। ऐसे ही आयोडीन को बोलेंगे आयोडिडो। ये तो हेलोजन थे। इसे अपन H माइनस को बोलते हैं हाइड्रिडो, क्या बोलेंगे? हाइड्रिडो। ऐसे ही OH माइनस को बोलेंगे हाइड्रोक्सो, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। ऐसे ही NH2 माइनस को बोलेंगे हम यहाँ पर एमिडो। अगर यही -2 के रूप में आए तो इसे अपन बोलेंगे इमिडो। ध्यान रखना NH3 को अपन बोल रहे हैं एमिड, उदासीन में आ रहा है। NH2 माइनस एमिडो के रूप में आ रहा है। ऐसे ही NH-2 यदि आ रहा है तो इमिडो के रूप में आ रहा है। और यदि H सारे ही हटा दे और -3 चार्ज आ जाए तो इसे अपन बोलेंगे नाइट्रिडो, क्या बोलेंगे इसे? नाइट्रिडो। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर SO4-2, इसे हम बोलते हैं सल्फेटो, क्या बोलेंगे इसे? सल्फेटो, जिसपे -2 चार्ज होता है। ऐसे ही यहाँ पर CO3-2 को अपन बोलते हैं कार्बोनेटो। ऐसे ही Cn- इसको हम बोलते हैं साइनिडो। कुछ जगह साइनो भी लिखा होता है, ध्यान रखना दोनों एक ही है, साइनिडो या फिर साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर Nc-। देखिए यहाँ पर वो ही लिगेंड है, इसमें दाता परमाणु के रूप में कौन आ रहा है? कार्बन, जबकि इसमें कौन आ रहा है? नाइट्रोजन। तो इसे हम बोलेंगे आइसो। एक वर्ड आपको जोड़ना है आइसो, बाकी नाम वही होगा साइनिडो, आइसो साइनिडो। सेम कंडीशन यहाँ पर NCS या SCN के लिए है। इसमें सल्फर आपके पास यहाँ पर दाता परमाणु के रूप में आता है, इसे हम बोलते हैं थायो सल्फेटो। और NCS को अपन बोलते हैं आइसोथायोसल्फेटो, आइसोथायोसल्फेटो। क्लियर है यहाँ पे? ये आपके किसके रूप में है? एक दंतुक लिगेंड के रूप में, जिनमें सब में देख लीजिए यहाँ पर दाता परमाणु केवल कितना है? यहाँ पर एक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास, यदि दाता परमाणु की संख्या अपने पास कितनी हो? 2, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड।
इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 2। दाता परमाणु की संख्या कितनी हो यहाँ पर? 2। दाता परमाणुओं की संख्या, यदि दाता परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? द्विदंतुक लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहला आता है हाइड्रेजीन। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आता है अपने पास? हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन होता है NH2 इसमें दोनों नाइट्रोजन एटम किसका काम करते हैं? यहाँ पर दाता परमाणु का। दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर किसका काम करेंगे बेटा? दाता परमाणु का। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास आता है एथेन 1,2 डाइअमीन। एथेन 1,2 डाइअमीन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है। किस रूप में आता है ये? EN के रूप में। EN का मतलब क्या है? एथेन 1,2 डाइअमीन। फॉर्मूला है इसका, आप बोल रहे हो एथेन। एथेन में कितने कार्बन होंगे? 2। आपने लिया यहाँ पर CH2 और इसे 2 क्या जोड़ दिया आपने? 1,2 कंडीशन पे एमीन, तो इसका नाम हो गया एथेन 1,2 डाइअमीन, जिसमें यहाँ पर ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु किसका काम करेंगे? यहाँ पर दाता परमाणु का। इसमें भी 2 हैं, इसीलिए इसको भी अपन क्या बोलेंगे? द्विदंतुक लिगेंड। तीसरा एग्जाम्पल आता है अपने पास यहाँ पर बाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन, इसको अपन शो करते हैं BIPY से। पिरिडीन को PY से, अगर बाई आ जाता है तो BIPY, बाइपिरिडीन। इसमें 2 पिरिडीन रिंग आपस में जुड़ी होगी। दो पिरिडीन रिंग आपस में जुड़ी होगी और दोनों पिरिडीन रिंग में दोनों नाइट्रोजन परमाणु किसका काम करेंगे? यहाँ पर दाता परमाणु का। तो ये किस में आते हैं आपके यहाँ पर? द्विदंतुक लिगेंड में। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ग्लाइसिनेटो। और ऑक्जेलेटो। बहुत ही एग्जाम्पल इन दोनों के आपको देखने को मिलते हैं, ग्लाइसिनेटो और ऑक्जेलेटो। देखिए हाइड्रोजन, एथेन 1,2 डाइअमीन और बाइपिरिडीन, इन तीनों पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज इन पे क्या है? आवेश कितना है इन पे? 0। जबकि आपके पास ग्लाइसिनेटो, जिसे अपन GLY से शो करते हैं, ग्लाइसिन जो आपका एमिनो अम्ल है उसी से बना है, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो अम्ल ग्लाइसिन। NH2 CH2 COOH, H को हटा के आपने क्या ले लिया? माइनस, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेटो। इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आवेश कितना है इसमें? यहाँ पर -1। देखिए कितना दिख रहा है? केवल इस ऑक्सीजन पे आपको यहाँ पर -1 चार्ज आपको दिख रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है अपने पास ऑक्सीलेटो, जिसको अपन शो करते हैं OX से। किससे शो करते हैं? OX से। फॉर्मूला है इसका ऑक्सीलेटो का यहाँ पर C डबल बॉन्ड O-, ऑक्सैलिक अम्ल से बना है ये भी, C डबल बॉन्ड O-। इसमें दोनों माइनस चार्ज वाले एटम दाता परमाणु के रूप में कार्य
करते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, बाइडेंटेड है, द्वितंतुक लिगेंड है। इस पर चार्ज देखें तो दोनों ऑक्सीजन पे एक एक पे -1 आ रहा है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ इस पे यहाँ पर -2। क्लियर है? 3 एग्जाम्पल आपके उदासीन के रूप में है, एक आपका -1 के रूप में है, और एक एग्जाम्पल आपके पास किस रूप में है, -2 में। ये आपके पास कौन से लिगेंड हुए, द्वितंतुक लिगेंड। इसके बाद अपन तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं त्रिदंतुक लिगेंड का। त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड मतलब दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, यहाँ पर 3। दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। एक एग्जाम्पल है डाई एथेन वन फोर डाई एमीन, सॉरी ट्राइएमीन, या फिर आप इसको सीधा ले लीजिए एथिलीन, डाई एथिलीन, सिंपल रूप में ले लीजिए इसको, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है डाई से DI, और ट्राई एथिलीन एमीन आप ले रहे हो तो EN, डाई एथिलीन ट्राई अमीन, DIEN। यहाँ केवल क्या था, एथिलीन डाई अमीन था, इसलिए आपने क्या लिया है, EN लिया है। जबकि यहाँ पर एथिलीन समूह कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और एमीन समूह कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। देखिए एथिलीन कितने लिए आपने, 2, CH2 और CH2, तो ये हो गया। दूसरा हम इधर ले लेते हैं CH2 CH2, 2 हो गए। इसमें दोनों के बीच में एक NH समूह होता है, और लास्ट सीरीज पे यहाँ पर 2 NH2 समूह जुड़े होते हैं। टोटल दाता परमाणु कितने हो गए बेटा, इसमें तीनों नाइट्रोजन परमाणु, इसीलिए इसको आपने क्या बोला, त्रिदंतुक लिगेंड। क्लियर है? यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल आता है आपके पास यहाँ पर चतुर दंतुक लिगेंड। चतुर दंतुक लिगेंड, इसमें भी आपको दाता परमाणु कितने लेने हैं, चतुर का मतलब 4, और एक ही एग्जाम्पल इसमें पढ़ना है। जैसे यहाँ डाई एथिलीन लिया, वैसे आपको अब क्या लेना है, ट्राई एथिलीन डाई अमीन। क्या लेना है, ट्राई एथिलीन, ट्राई की जगह आ जाएगा टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन और टेट्रा क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एमीन। एथिलीन समूह कितने हो गए बेटे, यहाँ पर 3, 1, इधर ले ले 2, और इधर हम ले ले यहाँ पर 3, 3 हो गए एथिलीन समूह है। 2 को बीच में 2 NH समूह से जोड़ दीजिए यहाँ पर, और एक एक NH2 समूह है कहाँ आ जाएंगे, साइड में। तो टोटल एमीन समूह कितने हो गए यहाँ पर, 4, चारों में 4 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं। ये चारों नाइट्रोजन किसका काम करते हैं, दाता समूह का, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, चतुर दंतुक लिगेंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर
पंचदंतुक लिगेंड। देखिए बेटा, लिगेंड का नाम और उन पे चार्ज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे जब आप पढ़ोगे नामकरण में ऑक्सीकरण स्टेट आप निकालोगे, अवस्था निकालोगे, तो उसमें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पर पंचदंतुक लिगेंड। और छठवां अपने पास आता है षटदंतुक लिगेंड। दोनों को साथ लिखा है क्योंकि एक कॉमन सा एग्जांपल इन दोनों में आता है। पंचदंतुक यानी दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी इसमें? 5। षटदंतुक मतलब दाता परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी? 6। दोनों में एक कॉमन सा एग्जांपल आता है EDTA। लेकिन अपने पास कंफ्यूजन है कि ये पंचदंतुक में जाएगा कि ये षटदंतुक में जाएगा। इसकी पहचान के लिए इन पर आपको आवेश का ध्यान रखना है। अगर EDTA पे आवेश चार्ज कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, तो इसे अपने को किसमें लेना है? पंचदंतुक लिगेंड में। और यदि अपने पास यहाँ पर चार्ज आ रहा है -4, तो इसे अपने को किसमें लेना है? षटदंतुक लिगेंड में। और मुख्यतः ये षटदंतुक हेक्सादंतुक के रूप में ही पूछा जाता है एग्जाम्पल। अब बात आती है इसकी फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर की। एग्जाम्पल आपने क्या कहा? EDTA। ई का मतलब है एथिलीन, डी का मतलब डाइअमीन और TA का मतलब ट्राई एसीटेटो। माइनस चार्ज आ रहा है इसलिए आपने O लगाया है। क्या लिया है? एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। इसी नाम से अपने को स्ट्रक्चर बनाने हैं। सिंपल है। एथिलीन, एथिलीन का मतलब CH2। फिर बोल रहे हैं डाइअमीन यानी दोनों तरफ एमीन समूह जोड़ दीजिए। ये लीजिए आपने एमीन समूह जोड़ दिया इसमें दोनों तरफ। फिर बोल रहे हैं ट्राई एसीटेटो, एक एमीन समूह की तरफ 2 एसीटेट समूह है CH2COO माइनस जोड़ देते हैं। और एक नाइट्रोजन की तरफ हम ट्राई है इसलिए एक ही समूह है एसीटेट के रूप में जोड़ देते हैं। बाकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन परमाणु और 3 ये माइनस चार्ज वाले ऑक्सीजन परमाणु किसका काम करेंगे? यहाँ पर दाता परमाणु का। इसीलिए इसको आपने क्या बोला है? पंचदंतुक लिगेंड। और चार्ज भी देख लीजिए, 3 ऑक्सीजन पे माइनस का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अपने को इसको किसमें काउंट करना है? पंचदंतुक। अगर इसी में चार्ज कौन सा आए? -4, तो इसको अपन किसमें लेंगे बेटा? षटदंतुक लिगेंड में। देखिए यहाँ पर नाम क्या होगा इसका? वही ई का मतलब एथिलीन, डी का मतलब डाइअमीन, टी का मतलब यहाँ आपको लेना है टेट्रा, ट्राई नहीं लेना है, क्या लेना है? टेट्रा एसीटेटो। क्या लेना है? एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन यानी आपको क्या लेना है? CH2। डाइअमीन यानी आपको 2 कौन से समूह लेने हैं? एमीन समूह है। और टेट्रा क्या लेने हैं? एसीटेटो यानी दोनों नाइट्रोजन पे 2-2 क्या जोड़ दीजिए? एसीटेटो समूह है। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एसीटेटो। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 तो ऑक्सीजन हो गए ऋणावेश वाले और 2 एमीन समूह है। किसका काम करेंगे? यहाँ पर दाता परमाणु का। इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर षटदंतुक लिगेंड।
फर्क इतना ही है, यहाँ 3 एसिटेट समूह आ रहे हैं इसीलिए तो -3 चार्ज आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितने एसिटेट समूह आ रहे हैं, 4 एसिटेट समूह आ रहे हैं, इसीलिए इस पे चार्ज कौन सा आ रहा है, -4। और मुख्यतः है आपको ये किस फॉर्म में मिलता है, यहाँ पर षटदंतुक लिगेंड के रूप में। अगर सिंपली किसी एग्जांपल में आपके पास गुरु कोष्टक में डिटेल लिखा हुआ मिलता है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ आपको किस फॉर्म में लेना है, हमेशा षटदंतुक लिगेंड की फॉर्म में लेना है। क्लियर है? ये तो थे किसके आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। इसके अलावा एक विशेष लिगेंड जो आगे हम समावेता में भी पढ़ेंगे, एक विशेष लिगेंड जो आपको याद रखना है यहाँ पर, और वो विशेष लिगेंड क्या है, उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड, और इसके एग्जाम्पल बहुत बार देखने को मिलते हैं। उभयदंतुक लिगेंड देखिए, उभयदंतुक लिगेंड मुख्यतः होते क्या है, एक दंतुक ही होते हैं। उभयदंतुक लिगेंड मुख्यतः होते कौन से लिगेंड हैं, एक दंतुक ही होते हैं, लेकिन इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। लेकिन एक बार में केवल एक ही परमाणु दाता परमाणु की तरह कार्य करे, पर दाता परमाणु की संख्या तो एक या एक से क्या होगी, अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर एक बार में केवल एक ही परमाणु किसकी तरह कार्य करेगा बेटा, यहाँ पर दाता परमाणु की तरह कार्य करेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अभी आपने देखा था, एक तो है Cn- और एक है Nc-, दोनों में देखिए यहाँ पर कॉमन एग्जांपल है Cn और Nc, दोनों में एक जैसे ही परमाणु है, दोनों ही दाता परमाणु है, लेकिन Cn में तो आबंध कौन बनाता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ C, जबकि Nc में कौन बनाता है यहाँ पर N। इसको तो हम किस रूप में जानते हैं, साइनिडो के नाम से, और इसे अभी आपने क्या बोला था, आइसोसाइनेट। दोनों एक दंतुक में ही आपने पढ़े हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से क्या है, ज्यादा, लेकिन एक बार में केवल एक ही परमाणु किसकी तरह कार्य कर रहा है, दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको अपने किस में काम किया था, एक दंतुक में। तो ऐसे लिगेंडों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, उभयदंतुक लिगेंड। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है NO2, जिसमें नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बनाता है, आबंध, इसको हम बोलते हैं N-नाइट्रेटो। क्या बोलते हैं इसे, N-नाइट्रेटो, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है, और एक में यहाँ पर डोनेटर कौन होता है, ऑक्सीजन। कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं O-नाइट्रेटो। क्या बोलते हैं, O-नाइट्रेटो। क्लियर है बेटा? यहाँ पे उभयदंतुक वाला मुख्य एग्जाम्पल है, ये आपकी जो समावेता पढ़ेंगे वहां पर भी एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए होंगे कि इनमें एक दंतुक लिगेंड कौन सा है, उभयदंतुक लिगेंड कौन सा है, कुछ समूह के रूप में हो सकते हैं कि कौन सा युग्म उभयदंतुक के रूप में आ रहा है, तो ये आपको याद रखने हैं। कुछ का नाम, कुछ पर आवेश आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटा? बाकी आगे की शब्दावली कल, आज के लिए इतना ही।